So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. देखो, फेडरलिज्म क्या होता है. फेडरलिज्म एक सिस्टम या फिर एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है सेंट्रल अथॉरिटीज़ में और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज या फिर कंट्री के यूनिट्स में. ठीक है, दो लेवल की गवर्नमेंट होती है. पहली गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उसके नेशनल इश्यूज़ के लिए, तो वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरी गवर्नमेंट होती है जो कि वो गवर्नमेंट जो हमारे स्टेट लेवल या फिर फंक्शन किसी हमारे एवरीडे कंसर्न के फंक्शंस के लिए वो गवर्नमेंट होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट होती है. ठीक है, फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं. पहला कि दो या फिर दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है. अलग अलग जो डिफरेंट टीयर्स की गवर्नमेंट होती है. यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसको कौन कंट्रोल कर रहा है. जैसे हमारी आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और हमारे पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. उसके अलावा ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. और जो एग्जिस्टेंस है हमारी अथॉरिटीज़ का, ये कुछ टीयर्स की गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है. उसके अलावा जो हमारे कोर्ट्स हैं और इनके पास पावर इंटरप्रिटेशन की और अलग अलग पावर्स की. मतलब अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने एरिया ऑफ कंट्रोल को लेकर लड़ने लग जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया जाता है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है गवर्नमेंट की. मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, और हर लेवल की गवर्नमेंट को क्लियरली स्पेसिफाइड कर रखा है और इंश्योर करते हैं उसकी स्मूथ फंक्शनिंग और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को. और जो ये फेडरल सिस्टम है ये सेफगार्ड करता है और प्रमोट करता है यूनिटी को कंट्री के अंदर और अकोमोडेट करता है रिलीजन डाइवर्सिटी को. कुछ अब टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, कितनी टाइप की फेडरलिज्म होती है. टाइप ऑफ फेडरलिज्म तो देखो, एक हमारी कमिंग टुगेदर फेडरेशंस होती हैं और एक हमारी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आती हैं और एक बड़ी यूनिटी को फॉर्म करती हैं. और ये सब यहाँ पे होता गया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं और ऐसा देखा गया है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में. इनके एग्जांपल बहुत ज़रूरी है तो ये याद कर लेना. उसके अलावा जो होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट होती है, ये एक बड़ी कंट्री जब डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर्स को डिवाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स में और रिलीजनल नेशनल गवर्नमेंट में, तो उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं. जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है और स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल होती है. और इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा है, बट इसका एग्ज़ाम्पल है इंडिया, बेल्जियम और स्पेन. ठीक है, अब आते हैं फेडरेशन इन इंडिया. इंडिया में फेडरलिज्म कैसे होता है. इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, अ टाइप ऑफ फेडरेशन इन विच पावर्स आर विजिटेड इन स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट फंक्शनिंग अंडर ऑल सुपरविजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. देखो, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. ये ऐसी टाइप की फेडरेशन है जहाँ पे पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड कर रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट में. और जो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सब देखती है सारे काम को. उसके अलावा 3 टीयर्स की गवर्नमेंट होती है. सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है. ठीक है, और फिर हमारा डिसेंट्रलाइजेशन भी शुरू हो जाता है इनसे. जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को छीनकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. अब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट. हम और उसके अलावा हमारी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. और इसके अंदर 3 लिस्ट आती है. पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और फिर कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टेट हमारी यूनियन लिस्ट होती है ना, इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं. सब्जेक्ट मतलब ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि
नेशनल इम्पोर्टेंस, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, ये सब चीज़ें आती हैं और इसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ पास कर सकती है। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ पास कर सकती है। ठीक है, फिर आते हैं स्टेट लिस्ट। ये इसमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब सब्जेक्ट होते हैं और इसके अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही अपने लॉज को पास कर सकती है। फिर तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जैसे यूनियन, गवर्नमेंट और इसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ये ना मतलब कॉमन होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट है तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने लॉज को पास कर सकते हैं जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये। ठीक है, और ऐसा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन देखो, एजुकेशन जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और बाकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट है, उससे स्टेट बोर्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है अलग अलग स्टेट बोर्ड को। तो ऐसे जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर्स होती है लॉज को पास करने के लिए इन सब्जेक्ट्स पे या फिर ना भी। इसमें इंक्लूड होती है कोई भी 3 लिस्ट और जैसे कि टर्म्ड है जैसे रेसिडुअल सब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ स्पेशल पावर्स होती है जैसे जम्मू कश्मीर के पास कुछ स्पेशल पावर्स है और यहाँ तक कि उनके पास तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी है तो उनके पास कुछ ज़्यादा ही पावर्स है। ठीक है, और ये अपनी स्पेशल पावर्स को इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर के पास उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे प्रोविजंस इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होते स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर अप्रूव नहीं करती स्टेट असेंबली। इंडिया के अंदर कोई भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता उसके स्टेट के कि वो खरीद सके लैंड को या फिर घर को वहाँ पे। यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट की पावर नहीं होती जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के लिए जो पावर शेयर होती है और प्रोवाइड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफ़िकल्ट होती है और बदलती है और इसका फर्स्ट पास्ट होती है दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। एटलीस्ट 3 सीटें चाहिए होती हैं, मेजॉरिटी 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए इनकी वहाँ पे और लेजिस्लेटिव में एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट में से एटलीस्ट हाफ सीट्स चाहिए होती है। और रोल ऑफ जुडिशरी का रोल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारे देखता है कि इम्प्लीमेंटेशन देखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोसीजर देखता है इन केस और हमारे एक पावर्स डिवाइड कैसे होती है जैसे कि हमारा जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और ये होता है, तीनों होते हैं। तो ये तीनों देखते हैं कि कोई भी एक्सेस पावर का यूज़ ना कर रहे हो तो इसका ध्यान रखते हैं। जो यूनियन और स्टेट लिस्ट है ये पावर को राइज करते हैं सोर्स करके और जो टैक्सेस हैं ये कैरी करते हैं गवर्नमेंट और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये असाइन करते हैं एक दूसरे को। लेजिस्लेटिव स्टेट्स होती हैं, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द लेजिस्लेटिव बेसिक। एक नई स्टेट को क्रिएट करा जाता है लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे। जब जैसे 1947 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिफरेंसेस हैं अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के, जो फॉर्मेशन होती है लिंग्विस्टिक स्टेट की वो यूनाइटेड कंट्री की होती है और बनाती है एक एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी। अब थोड़ा लैंग्वेज पॉलिसी की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर क्या होता है, देखो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया में। देखो वैसे तो हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है लेकिन हमारे इंडिया में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, इसकी वजह से हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा 21 लैंग्वेज हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं हम शेड्यूल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उसके अलावा जो एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए उन कैंडिडेट्स को ये है कि वो किसी 22 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। उसके अलावा ईच स्टेट हैज़ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट के पास उसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो
सपोस्ट करती है और डिसकंटिन्यू करती है 1965 में। और जैसे अपोजिशन होता है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही कंटिन्यू करा गया है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। उसके अलावा हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे रहते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, उसके पास ज़्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और 1990 से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मिसयूज़ कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को और डिसमिस कर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को, जो कंट्रोल करते थे रिबल पार्टीज़। आफ्टर 1990 के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनी, जिसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी और कोलिशन गवर्नमेंट शुरू हुई, जहाँ पे जो मेजर नेशनल पार्टीज़ थी ये सब साथ में आए और साथ में इन्होंने एक पार्टी बनाई, ये उसे ही बोला है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसमें एग्ज़ाम में आने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट रेफर्स टू द डेलीटेशन ऑफ पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीनकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, तो यही डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना लोकल पीपल को भी चांस मिलना चाहिए। लोकल लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में, और एक बड़ी कंट्री इंडिया जैसे में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोकल लेवल पे भी इलेक्शंस हो, तो इसलिए लोकल इलेक्शंस कराए जाते हैं। ये इंश्योर करती है जितने भी लोग हैं ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करें डिसीजन मेकिंग में। और 1992 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनेब्ड किया है कि जो थर्ड टियर है डेमोक्रेसी का, उसके पास पावर होनी चाहिए इफ़ेक्टिवली। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है वो मैंडेटरी करता है कि हमारे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी। उसके बाद कुछ सीट रिज़र्व करानी चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑल पोजीशन रिज़र्व करानी चाहिए वुमेंस के लिए। और जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये एवरी स्टेट कंडक्ट कराता है पंचायत या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शंस को, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है इसे रिक्वायर्ड होती है कुछ पावर्स की, कुछ रेवेन्यू की लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में। जो नेचर होता है स्टेट से स्टेट में, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है उसे पंचायती राज कहते हैं। हर गांव में या फिर ग्रुप ऑफ लोगों में एक स्टेट होती है, ग्राम पंचायत, फिर काउंसिल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं कुछ वार्ड मेंबर्स को, फिर उन्हें पंच कहते हैं, फिर एक प्रेसिडेंट होता है, सरपंच बनता है, फिर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एडल्ट पॉपुलेशन से जो गांव में रह रहे होते हैं। फिर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं पूरे इंटायर विलेज का, जो पंचायत होती है वो काम करती है ओवरऑल सुपरविजन करती है ग्राम सभा की, और जितने भी वोटर्स होते हैं उनके मेंबर्स ये सब मिलते हैं एटलीस्ट 2 बारी या फिर 3 बारी ईयर में, और फिर अप्रूव करते हैं एनुअल बजट को ग्राम पंचायत में और रिव्यू करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। फिर एक फ्यू पंचायत ग्रुप साथ में आता है, फिर एक पंचायत समिति बनाता है, एक ब्लॉक या फिर मंडली बनाता है, और ये जो मेंबर्स होते हैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, ये इलेक्ट करती है पंचायत मेंबर्स से उस एरिया के रीजन के एरिया में। और उसके बाद जितने भी पंचायत समिति होती है, मंडल्स होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में साथ में आते हैं, फिर जिला बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो जिला परिषद मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट हुए होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में एमएलए, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी पे इनके भी मेंबर्स होते हैं। ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में अबाउट 36 लाख लोग इलेक्ट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पंचायत या फिर म्यूनिसपालिटी से। और जो लोकल बॉडीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती है अर्बन एरिया में, जिसे म्यूनिसपालिटी बोलते हैं। और एक बड़ी सिटीज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशन सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, और दोनों ही म्यूनिसपालिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल करता है इलेक्टेड बॉडीज़ को और कंसिस्ट करता है लोगों को या फिर रिप्रेजेंटेटिव को। जो म्यूनिसिपल चेयर पर्सन होता है ये पॉलिटिकली हेड होता है म्यूनिसपालिटी का और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, और ये ऑफर करता है, इसे मेयर भी बोलते हैं, मेयर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये स्टेटस देता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को और हेल्प करता है डेमोक्रेसी में इंडिया की, और फंक्शन हैज़न्ट रीच परफेक्शन। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।